कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये शब्द थे महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन के। और ऐसा लगता है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने मध्य हिमालय में कुछ ऐसा ही पाया है। आज हम पीआईबी में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर गहराई से बात करेंगे। ये रिपोर्ट है मध्य हिमालय में ग्रीन हाउस गैसों के पैटर्न पर भारतीय वैज्ञानिकों के एक नए अभूतपूर्व अध्ययन के बारे में। ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत काम की हो सकती है। और हाँ, उन सब के लिए भी जो हमारे पर्यावरण और जलवायु को लेकर फिक्रमंद हैं। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी आरीज के वैज्ञानिकों की 5 साल की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए समझते हैं कि इस शोध में क्या खास बातें निकली हैं और ये इतनी अहम क्यों हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय के नैनीताल क्षेत्र में जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इनका लगातार हाई रेजोल्यूशन डेटा रिकॉर्ड किया है। हाँ, ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दक्षिण एशिया के पहाड़ी इलाकों से हमारे पास एटमॉस्फेरिक डेटा की बहुत कमी थी। मतलब ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग में ये इलाके हमेशा से अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं। तो ये जो नया डेटा है, ये हमें ज़मीनी हकीकत बता रहा है। इससे हम सटीक एमिशन इन्वेंट्री बना सकते हैं और जो क्लाइमेट चेंज रोकने के प्रयास हो रहे हैं उन्हें वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो डेटा मिला है, इससे पता क्या चला? क्या इन गैसों की मात्रा वहाँ ज्यादा है या कम है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मध्य हिमालय में इन गैसों का लेवल दुनिया के दूसरे दूर दराज के साफ सुथरे इलाकों जैसे हवाई का मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी है, उनसे तो ज्यादा है। ओह, लेकिन बड़े शहरों या अर्ध शहरी क्षेत्रों जितना ज्यादा भी नहीं है। और एक और चीज, इन गैसों के लेवल में रोजाना और मौसम के हिसाब से भी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। रोजाना? मतलब दिन और रात में फर्क? बिल्कुल। जैसे दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, तो CO2 का लेवल सबसे कम होता है। अच्छा, पर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका लेवल दिन में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए होता है कि दिन में जो हवाएं चलती हैं वो नीचे की घाटियों से, निचले इलाकों से प्रदूषण को ऊपर पहाड़ों तक ले आती हैं। समझ गया। और मौसम के हिसाब से क्या पैटर्न देखें? मौसमी पैटर्न भी बिल्कुल साफ है। जैसे वसंत ऋतु में CO2 का स्तर बढ़ता हुआ दिखा। इसका कारण हो सकता है बायोमास बर्निंग, मतलब फसल अवशेषों का जलना, और उस समय वनस्पति का कम होना। ठीक है। वहीं पतझड़ के मौसम में मीथेन यानी CH4 सबसे ज्यादा पाया गया, जिसका कनेक्शन शायद चावल की खेती जैसी कृषि गतिविधियों से है। और कार्बन मोनोऑक्साइड? हाँ, CO का लेवल देर वसंत में सबसे ज्यादा था। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय प्रदूषण परिवहन, मतलब दूर के इलाकों से भी हवा के साथ प्रदूषण यहाँ पहुँचता है। ये तो हुए दिन और मौसम के बदलाव। अगर हम लंबे समय की बात करें, कुछ सालों के ट्रेंड की, तो क्या दिख रहा है? क्या स्थिति बिगड़ रही है? देखिए, लंबी अवधि के जो रुझान हैं वो थोड़े चिंताजनक है। CO2 में लगभग 2.66 ppm प्रति वर्ष की बढ़ोतरी है। मतलब पार्ट्स पर मिलियन? हाँ, और CH4 यानी मीथेन में लगभग 9.53 ppb प्रति वर्ष। पार्ट्स पर बिलियन? सही। दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, और ये जो बढ़ोतरी की रफ्तार है, ये मौना लोआ जैसे ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट से भी ज्यादा तेज है। ओहो, ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, ये साफ दिखाता है कि इस क्षेत्र में इंसानी गतिविधियों का, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस का असर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आपने शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का भी जिक्र किया था। उसके ट्रेंड में क्या खास है? हाँ, यहीं एक थोड़ा अलग पैटर्न है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में धीरे धीरे गिरावट देखी गई है, लगभग 3.15 ppb प्रति वर्ष की कमी। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? संभवतः ये ईंधन जलाने की टेक्नोलॉजी में सुधार, मतलब कंबशन एफिशिएंसी बेहतर होने, या फिर क्षेत्रीय स्तर पर उत्सर्जन के स्रोतों में कुछ बदलाव का संकेत हो सकता है। और ये स्टडी एक और अहम बात बताती है। वो क्या?
कि सिर्फ खेती या शहरों का प्रदूषण ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारक भी इन गैसों के पैटर्न को तय करने में महत्वपूर्ण है, जैसे सूरज की रोशनी, तापमान और एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर। यानी वायुमंडल की वो निचली परत जहां दिन में प्रदूषण फैलता है। बिल्कुल, ये सब कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर इन सब नतीजों का, इस पूरी स्टडी का निचोड़ क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो नीति निर्माण से जुड़े हैं या जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो व्यापक और हाई रेजोल्यूशन डेटा मिला है, ये एक बहुत मजबूत बेसलाइन देता है। इससे हम सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, एमिशन इन्वेंट्री को और सटीक बना सकते हैं, और जो हमारे क्लाइमेट मॉडल्स हैं उन्हें सुधार सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये पॉलिसी मेकर्स और क्लाइमेट मॉडलर्स को दक्षिण एशिया की बदलती जलवायु की रियल टाइम कहानी समझने में मदद करने वाला एक शक्तिशाली टूल है। अच्छा, मतलब ये सीधे तौर पर उन रणनीतियों और नीतियों के लिए मार्गदर्शन दे सकता है जो दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये डेटा उन नीतियों को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से जुड़े सरकारी योजनाओं और नीतियों के विश्लेषण के लिए ये बेहद प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर ये अध्ययन ये दिखाता है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम में ग्रीनहाउस गैसों पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों का एक बहुत ही मिला-जुला और जटिल असर पड़ रहा है। और इस नाजुक संतुलन को समझने के लिए लगातार और सटीक निगरानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, जब नीतियां हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम से मिले स्थानीय और सटीक डेटा के आधार पर बनती हैं, तो वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बड़े प्रयासों को और ज्यादा लक्षित और प्रभावी कैसे बना सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।